स्टूडेंट्स, बीटेक मैकेनिकल 6 सेम का सब्जेक्ट टर्बो मशीनरी इसके वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। ये ओनली समझने एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है। इसके डिटेल में स्टडी के लिए आप लोग को पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। तो चलिए टर्बो मशीनरी की स्टार्ट करते हैं। टर्बो मशीनरी में बेसिकली जो 4 सेम में सब्जेक्ट आप लोग ने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस सब्जेक्ट की स्टडी करी जाती है। तो टर्बो मशीनरी होता क्या है? टर्बो मशीनरी एक प्रकार की मशीन होती है जिसका यूज़ करके हम पावर या एनर्जी को डेवलप करते हैं। ये एक प्रकार का डिवाइस या सेटअप, ओवरऑल सेटअप होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें रोटर, शाफ्ट, वेन, टरबाइंस, नोज़ल लगे होते हैं। कम्प्लीटली रूप से इसे ही टर्बो मशीनरी कहा जाता है। अब हम बात करें टर्बो मशीनरी में क्या क्या आता है। तो टर्बो मशीनरी में सबसे पहले एक पार्ट होता है स्टीम टरबाइन और दूसरा होता है कंप्रेसर। तो इसमें भी जो आपको दिख रहा है टरबाइन, तो टरबाइन भी होती हैं दो तरह की, एक होती है हाइड्रल टरबाइन और एक होती है स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन जैसे कि नाम से दिख रहा है, इसमें स्टीम लिखा हुआ है। स्टीम टरबाइन में स्टीम, और एक होती है हाइड्रल टरबाइन। हाइड्रल टरबाइन होता है वाटर। स्टीम टरबाइन और हाइड्रल टरबाइन का जो उसका इंटीग्रल पार्ट्स हो गया या कंपोनेंट्स हो गए, वर्किंग हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ऑलमोस्ट सेम होता है। बट डिफरेंस होता है कि स्टीम टरबाइन में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो स्टीम यूज़ किया जाता है, और हाइड्रल टरबाइन में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो वाटर यूज़ किया जाता है। स्टीम टरबाइन आगे दो प्रकार की होती हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। हमें यूनिट नंबर 2 में डिटेल में पढ़ना है स्टीम टरबाइन के बारे में, और यूनिट नंबर 3 में डिटेल में स्टडी करनी है हाइड्रल टरबाइन या वाटर टरबाइन के बारे में। वाटर टरबाइन आल्सो 3 टाइप की होती हैं। इसके बाद की यूनिट्स में कंप्रेशर के बारे में स्टडी करनी है और पंप के बारे में स्टडी करनी है। थोड़ा सा पंप के बारे में बता दूं तो पंप और टरबाइन एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं। पंप में क्या होता है कि पहले बताता हूँ टरबाइन में। तो टरबाइन में जो वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है या वाटर का यूज़ करके हम मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और पंप में इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि हमें पता है पंप में पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, उसके बाद हमको फाइनली आउटपुट के रूप में वाटर मिलता है। तो सबसे पहले हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं वो यूज़ होते हैं टर्बो मशीनरी के अंदर, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इसमें जैसे आप लोगों ने बीएमई में पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक जो लॉ है वो क्या फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है वो ना तो कभी कहीं से डेवलप होती है ना ही कहीं ख़त्म होती है। मतलब एनर्जी नाइदर कैन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं टरबाइन की। तो टरबाइन में भी क्या होता है कि जो हम वाटर की एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं। अब कोरिलेट करते हैं इसको थर्मोडायनामिक लॉ से। तो टरबाइन में भी जो एनर्जी है कहीं से आ नहीं रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है वाटर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि थर्मोडायनामिक लॉ के अंदर कहा गया है। इसके अलावा जो हम लोग एनालिसिस करते हैं डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन वगैरह, एनर्जी मास ट्रांसफ़र का, वो हम यूज़ किसके थ्रू करते हैं? उसको स्टडी स्टेट कंट्रोल वॉल्यूम इक्वेशन के थ्रू, जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो एक मास बैलेंस का इक्वेशन होता है वो यूज़ भी किया जाता है टर्बो मशीनरी के अंदर। अब इसमें पहला है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें बेसिकली मेन रोल होता है नोज़ल का होता है। तो मैं थोड़ा सा टरबाइन के कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दूं। तो जैसे वाटर होता है, वाटर को डेंस में इस तरह से स्टोर किया जाता है, और इसको काफ़ी ऊंचाई से टरबाइंस की ब्लेड्स या जिसको हम वेन कहते हैं उसके ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है। मतलब ये वाटर स्ट्राइक करते हैं जिससे कि ये ब्लेड है या वेन्स इस तरह से रोटेट होती हैं, और इसके रोटेट होने से इसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है, शाफ्ट के लगे होते हैं, रोटर लगे होते हैं, आगे डायनामो वगैरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो
यहाँ पर ही हमको जो इतना पार्ट है उसका बेसिकली स्टडी करना है। तो इसके जो ये ब्लेड है इसके अलग अलग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हम टरबाइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके जो वर्किंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग डिफरेंट टाइप के टरबाइन की स्टडी करते हैं। इसके एनालिसिस के लिए हम लोग वेलोसिटी डायग्राम को यूज़ करते हैं। इसका डिटेल स्टडी कैसे वेलोसिटी डायग्राम बना, कैसे ये यूज़ होता है, सारी हमको यूनिट नंबर 2 में करनी है। तो इसमें बस ध्यान दीजिए, जो ये पार्ट बना हुआ है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो टरबाइन होती है उसमें ब्लेड्स लगी होती है या वेन होती है, वो इस तरह की होती है। इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक इनलेट पॉइंट और एक आउटलेट पॉइंट। जब वाटर इनिशियली स्ट्राइक करता है वो पॉइंट कहलाता है हमारा इनलेट पॉइंट, और वाटर जहाँ से आउटलेट होता है, मतलब जहाँ से बाहर निकलता है, वो आउटलेट पॉइंट कहलाता है। तो इसमें जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो पॉइंट 1 पर निकालते हैं, उनको 1 से डिनोट करते हैं, और 2 पर जो निकालते हैं उसे 2 से डिनोट करते हैं। ये सब नोटेशन वगैरह सब चीज़, इसका बहुत कोई एनालिसिस हमको यूज़ करना है, आगे यूनिट नंबर 2 में करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन आता है तो ये वेलोसिटी डायग्राम बनाना मस्ट होता है, कंपल्सरी होता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पल्स टरबाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। चलिए अब आगे कुछ एनालिसिस हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलेज जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक फोर्स का कैलकुलेशन है और वर्क का कैलकुलेशन है। तो जैसे आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एसेलरेशन, सिंपली मास इंटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर जो मास होता है वो मास फ्लो रेट के फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पर जो मास है वो इतना कम्प्लीटली m डिवाइड बाई टी है, मीन्स मास फ्लो रेट। मतलब जो ये सेकेंड लाइन में जो F इक्वल टू एम इंटू CW1 प्लस CW2 लिखा है, इसमें जो ये m है वो मास फ्लो रेट वाला मास है, और जो F निकल के आता है या फोर्स निकल के आता है वो पर सेकेंड में निकल के आता है, ठीक है। और जो डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी है वो CW1 प्लस CW2 है। इसमें CW2 दोनों की वेलोसिटी एक इस डायरेक्शन में फ्लूइड का मोशन होता है, एक का इस डायरेक्शन में होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए एक को प्लस और एक को हम माइनस लेते हैं। तो हम जब चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। और फिर हमको वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर वर्क निकाल लेते हैं। अब देखिए ये जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली किसके फॉर्म में निकला हुआ है, न्यूटन पर सेकंड के फॉर्म में निकला हुआ है। मतलब न्यूटन पर सेकंड कहने का मतलब कि वॉट। ऑटोमेटिकली जो वर्क है वो निकलता है, हमारा वर्क डन निकलता है वो पर सेकंड के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि नीचे हमको टाइम दिख रहा है, इसलिए जो वर्क रहता है उसको हम वर्क डन पर सेकंड बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली इसी को हम पावर कह सकते हैं। तो जो P इक्वल टू mCW आया है, इतना पार्ट्स E हमारा कहलाता है पावर, इतना कहलाएगा हमारा वॉट में। अगर हमें किलो वॉट में कैलकुलेशन करनी देगी तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जिसमें जो CW है दोनों को मिला के हम ओवरऑल CW1 और CW2 को मिला के CW कह सकते हैं। और इसके आगे हम में निकालना है अगर ब्लेड एफिशिएंसी या डायग्राम एफिशिएंसी। तो देखिए किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस चल रही है कितना एफिशिएंट है, तो फिर उस चीज़ को आगे अप्लाई करने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग बचपन से एक चीज़ जानते आ रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालने के लिए होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, कितना हम उसको आउटपुट दे रहे हैं और कितना कितना हमको आउटपुट मिला और उसमें कितना हमने इनपुट दिया। आउटपुट जो कि हम ऊपर फॉर्मूला में निकाल चुके हैं वो हमारा ब्लेड से मिलने वाला आउटपुट है, और इनपुट मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम उसको इनपुट मतलब हाफ mv²। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉट W यूनिट लिखी गई है, m मास है, c जो कि इनलेट वेलोसिटी है v² डिवाइड बाई 2, ये इनपुट है ये आउटपुट है। इसका ये इनपुट ऊपर वाला फॉर्मूला आउटपुट, इसको डिवाइड करके ये ब्लेड एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की। तो रिएक्शन टरबाइन में जहाँ पर कि इम्पल्स टरबाइन में नोज़ल का जिसको फिक्स ब्लेड बोलते हैं उसका ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इसमें
फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों का यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका नाम रिएक्शन टरबाइन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन फोर्स के एप्लीकेशन को यूज़ करता है। मतलब कि जब स्टीम एक्सलरेट होती है नोज़ल से तो एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, इसलिए इसका नाम रिएक्शन टरबाइन पड़ा। और इसमें जो आइसेंथैल्पिक हीट ड्रॉप होता है वो मूविंग ब्लेड एज वेल एज फिक्स ब्लेड दोनों में होता है। इसे हम सिंपली रिएक्शन टरबाइन के नाम से भी जानते हैं या फिर इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस यूनिट से बनता है तो वो है डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके डिफरेंस के बारे में बता दूं कि जैसे इसका सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो ओनली नोज़ल में होता है, मूविंग ब्लेड में नहीं होता है। और इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो मूविंग ब्लेड एज वेल एज फिक्स ब्लेड दोनों में होता है। अब जो यहाँ पर फिक्स ब्लेड लिखा गया है उसको नोज़ल को ही कहा जाता है फिक्स ब्लेड। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस। सेकेंड लाइन यह है कि जो एरिया है, ब्लेड का एरिया होता है वो कांस्टेंट ब्लेड चैनल एरिया होता है। मतलब कि जितने भी ब्लेड डिजाइन होते हैं इम्पल्स टरबाइन के अंदर वो लगभग लगभग सेम होते हैं, बट रिएक्शन टरबाइन में वो वेरी करते हैं। तीसरा, जो ब्लेड होते हैं वो प्रोफाइल टाइप होते हैं इम्पल्स टरबाइन के अंदर, और इसमें होती है एयरोफॉल टाइप के होते हैं। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि जो नोज़ल होते हैं, नोज़ल का जो डिज़ाइनिंग होता है वो फिक्स ब्लेड्स सिमिलर टू द मूविंग ब्लेड्स अटैच्ड टू केसिंग सर्व एज नोज़ल एंड गाइड द स्टीम। और इसमें जो नोज़ल यूज किया जाता है इम्पल्स टरबाइन में वो होता है डायफ्राम कंटेन द नोज़ल। और लास्ट पॉइंट एफिशिएंसी की बात करें तो टरबाइन में जो रिएक्शन टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इम्पल्स टरबाइन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये हम इसको निकालते क्यों हैं या इसका यूज़ किस लिए पड़ता है, तो इसमें जो इसको नोटेशन हम आर से करते हैं, इसका यूज़ करके हमें बहुत सारे कैलकुलेशन डिज़ाइन हो, चाहे इम्पल्स का, रिएक्शन का, डिज़ाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और भी कैलकुलेशन के लिए आर का यूज़ लगता है। हमें डायरेक्टली कई एग्जाम में आर दिया रहता है या हमें एग्जाम में निकालना भी पड़ता है, और कई कई फॉर्मूले में आर का डायरेक्टली यूज़ होता है। तो यहाँ पर बस इसका एक डेफिनेशन है या फॉर्मूला है जो कि लिखा हुआ है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड टू द सम ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। मतलब जो हीट ड्रॉप है पहले ऊपर में ओनली जो मूविंग ब्लेड में होगा डिवाइड बाई दोनों ब्लेड में जितना समेशन होगा उन दोनों का रेशियो कहलाता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट, अब थोड़ा सा जो हम लोग स्टडी कर रहे थे उससे हट के दो टॉपिक्स हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंट इक्वेशन और यूलर इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में ऐड करे गए हैं। टरबाइन नरबाइन 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भूल जाइए, ये हम लोग इसमें की स्टडी एफएम में भी और बीएमई में भी कर चुके होंगे। ये सिलेबस में ऐड करा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी सिंपल है, मैं बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ मोमेंट इक्वेशन क्या है कि मोमेंट ऑफ इक्वेशन कुछ नहीं, ये मोमेंट ऑफ मोमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करके इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है इसका कि जो रोटेटिंग फ्लूइड है, रोटेटिंग फ्लूइड का जो टॉर्क रहता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन है, पाइप है, उसके 2 सेक्शन अगर हम लेते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सारे नोटेशन सेक्शन 1 के लिए हम 1 1 रखते हैं और सेक्शन 2 पर जो भी फ्लूइड के जो नोटेशन रहेंगे उसको हम 2 2 रखते हैं। तो जैसे इसमें V1 है, V1 है, V2 है, वेलोसिटी एट फ्लूइड एट सेक्शन 1 V1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सेक्शन 1 R1,
रेट ऑफ फ्लो Q और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड Q। देखिए पाइप में इनलेट और आउटलेट पे जो डेंसिटी ऑफ फ्लो रेट होता है वो लगभग सेम मान चलते हैं, इसलिए दोनों में रो और Q हो जाएगा। तो इस तरह से इनलेट के लिए रो Q V1 R1 और आउटलेट के लिए मोमेंट रो Q V2 R2 बन जाएगा। और चेंज हम इसमें चेंज निकालेंगे, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके ये हमारा फाइनल निकल जाएगा। और ये मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि T इक्वल टू रो Q V2 R2 माइनस V1 R1, ये बन गया। यही हमें फाइनली इक्वेशन निकालना था। तो मोमेंटम इक्वेशन T इक्वल टू रो Q V2 R2 माइनस V1 R1 होता है। इसका यूज़ बहुत सारे हमें आगे चल के टरबाइंस में कंप्रेशर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा कि हमें कहीं अगर टॉर्क गिवन रहेगा किसी क्वेश्चंस में और हमें V1 निकालना है, बाकी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो इसकी हेल्प से हम अपना V1 या V2 का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है मोमेंटम इक्वेशन। देखिए जो ऊपर लिखा था वो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन है और यहाँ पर जो लिखा गया वो मोमेंटम इक्वेशन है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। तो मोमेंटम इक्वेशन है ये आपकी मोमेंटम के प्रिंसिपल पे बेस है, जो कि क्या कहता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट इन दैट डायरेक्शन। ये इसका फॉर्मूला है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन जो कि एफएम में जब बर्नौली पेटॉट ट्यूब इसके स्टडी करनी होती है तो उसमें इस इक्वेशन जो बर्नौली इक्वेशन निकल के आता है तो उसका डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है यूलर इक्वेशन। ये कुछ नहीं, बस इसमें ये इक्वेशन यह कहता है कि जो भी वाटर है या कोई भी फ्लूइड है उसमें जो ऑल टाइप की एनर्जीज होती हैं, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का समेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि dP/P G/dx V/dV, ये प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन है। ये सिंपल इतना इक्वेशन ही हमारा कहलाता है यूलर इक्वेशन। जब इस इक्वेशन का यूज़ करके हम आगे एक इक्वेशन डेवलप करते हैं वो हमारा बर्नौली इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन के लिए कुछ एजम्पशन है, मतलब कि ये इक्वेशन ओनली इन कंडीशन पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि ये फ्लूइड को नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड को होमोजीनियस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्टेडी होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह के एजम्पशन होंगे, अगर इस तरह का फ्लूइड होगा तभी आप बर्नौली इक्वेशन पर या फिर यूलर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा डिटेल्स में इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन की सारी स्टडी हमको यूनिट नंबर 2 में करनी है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। होपफुली आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा समझने में, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो सब्जेक्ट है टर्मिनोलॉजी काफ़ी न्यू है। अगर डेप्थ में स्टडी की होगी लास्ट सेमेस्टर में एफएम की, फ्लूइड मशीनरी की, तो ये समझ में आ जाएगा, वरना इसमें जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी कुछ न्यू है। बाकी ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ओके, थैंक यू।